Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is भानु प्रताप. So guys, आज जो मैं आपके साथ जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, लास्ट वीडियो जो मैंने सीआरपीसी पे बनाई थी आपकी, जिसपे मैंने सेक्शन 155 से लेकर 159 तक डिस्कस किया था, तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करूंगा अर्जुन मारिक, महराज सिंह और साकिरी वासु की। मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि मैं ये 3 जजमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ और डिटेल में हम जानेंगे कि क्या क्या हुआ था इन जजमेंट्स के अंदर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करना, वहां पे मैंने सीआरपीसी की अभी तक की 29 वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियोस सीक्वेंस में करवा रहा हूँ, सारी जजमेंट्स कवर करा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करा रहा हूँ, सेक्शन को डिटेल में बता रहा हूँ और आगे भी मैं जजमेंट्स कराऊंगा। मेरा टारगेट है कि जब तक सीआरपीसी हमारी खत्म हो तो हम कम से कम 80 से 90 लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर करें विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेयर एक्ट। और इसके अलावा आप मेरे चैनल पे लेबर लॉस की वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हैं, 60 से ऊपर वीडियोस है, एविडेंस चल रहा है, साथ के साथ सीपीसी की एक वीडियो आ चुकी है, तो एक बार देख लेना। तो देखिए, सबसे पहली जजमेंट जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द जजमेंट ऑफ अर्जुन मारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें हुआ क्या देखते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको अपडेट्स मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अर्जुन मारिक के जजमेंट में हुआ क्या कि 3 लोगों पे मर्डर का चार्ज लगा। किसका मर्डर? तो सीताराम नाम का एक आदमी था, ये मनी लेंडर था, इसकी बीवी थी कामाख्या देवी और इसकी एक ग्रैंड डॉटर थी सुगवा कुमारी। तो उनके घर में, जो वहां पे देवघर में, आज ये जो इलाका है ये झारखंड में पड़ता है, उस टाइम पे बिहार का पार्ट था, तो वहां पे 19 जुलाई 1985 की आधी रात को और 20 जुलाई मतलब अगला दिन, इस रात को ये मर्डर हुआ। तो जिसके अंदर मर्डर होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन लोगों को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दिया। और इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली ये है कि इन्होंने रॉबरी भी कमिट करी थी और कुछ जो सामान था रॉबरी का इनके घर से, मतलब जब इनके घर पे छानबीन हुई तो वो सामान पाया गया, जिसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड निकाली गई। जो मर्डरर्स के जो रिश्तेदार थे उन्होंने बोला कि हाँ ये सामान तो हमारा ही है। तो बात कुछ यूं है कि हाई कोर्ट ने भी इनको मौत की सजा इनकी कंफर्म करी सेक्शन 302 के अंदर मर्डर के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील करी। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद अब यहाँ पे क्या जजमेंट का सीआरपीसी से रेलेवेंस है, हम उस पर बात करेंगे। एविडेंस के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, मगर सीआरपीसी से मेजर हम इसकी रेलेवेंस की बात करेंगे। देखिए, हुआ कुछ यूं कि 19 जुलाई को जब ये घटना हुई, या यूं कहिए 20 जुलाई को, 19 जुलाई की रात को हुआ था, तो जब मैजिस्ट्रेट के पास ऑक्यूरेंस रिपोर्ट भेजी गई थी तो वो भेजी गई 22 जुलाई को, यानी कि 3 दिन का गैप आ गया। 20 को घटना हुई, 19-20 की घटना हुई, 20 पूरा दिन, 21 पूरा दिन, और 22 जुलाई को मैजिस्ट्रेट को ऑक्यूरेंस रिपोर्ट भेजी गई। ऑक्यूरेंस रिपोर्ट क्या होता है जरा समझ लीजिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेरा वीडियो नंबर 29 जरूर देखिए। मैंने आपको बताया था सेक्शन 157 के अंदर जब एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है तो वो इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट होती है, वो मैजिस्ट्रेट को भेजता है, जहां पे वो मैजिस्ट्रेट को बताता है कि रिपोर्ट में कहाँ पे क्या क्या हुआ है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसकी अभी फाइंडिंग क्या है। और मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को रिसीव करने के बाद फर्दर या तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है या फिर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करा सकता है सेक्शन 159 के अंदर। ध्यान रखना, सेक्शन 159 और सेक्शन 157 को साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो हुआ कुछ यूं कि यहाँ पे 3 दिन का जो गैप आया उससे एक तरीके का सस्पिशन रेज होता है। क्यों सस्पिशन रेज होता है और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी की क्रेडिबिलिटी पे क्यों सवाल उठता है, जरा उसको समझते हैं। जो सेक्शन 157 की जो वर्डिंग्स है वो कहती है कि आपको जो रिपोर्ट है उसको फोर्थविथ भेजना है। फोर्थविथ का मतलब आपको उसको इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है। और अगर मान लीजिए मर्डर जैसा हीनस क्राइम कहीं पे कमिट हो रहा है और वहां पे आप उस रिपोर्ट को 3 दिन के डिले पे पहुंचा रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी कहानी है जहां पे प्रोसिक्यूशन के द्वारा एस्टैब्लिश की हुई स्टोरी पे किसी किस्म का सवाल उठता है, दैट रेजेस अ सस्पिशन दैट कास्ट द क्लाउड ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एंटायर प्रोसिक्यूशन स्टोरी। तो वो चीज यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कही। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा कि ये जो रिपोर्ट है, जिस ऑक्यूरेंस रिपोर्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये एक इनडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट है। इनडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आप इसके बिना, मतलब पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इसके बिना काम नहीं चला सकता। मगर फिर भी इसको 3 दिन के डिले पे भेजा जाता है, इमीडिएटली नहीं भेजा जाता, तो वो चीज एक तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करती है प्रोसिक्यूशन के स्टोरी पे। दूसरी बात कि जब इसको प्रॉम्प्टली और अनड्यू डिले के साथ भेजना था, जो इसको नहीं भेजा गया, तो वहां पे
ये एक्यूज्ड के फेवर में जाएगा और प्रोसिक्यूशन के एडवर्स में जाएगा, प्रोसिक्यूशन के एडवर्स में जाएगा। ये जो पर्टिकुलर बात है। दूसरी चीज यहां पे कहा गया कि एफआईआर तो दर्ज करा दी गई थी 20 जुलाई को ही, जो भी ऑफिसर इंचार्ज था, जो दोमन नाम का व्यक्ति था, जो ऑफिसर इंचार्ज था पुलिस स्टेशन का, उसने कहा कि हमने एफआईआर तो मॉर्निंग के 20 जुलाई की सुबह ही रिकॉर्ड कर ली थी। मगर सवाल अब ये आता है कि जब आपने 20 जुलाई की सुबह रिकॉर्ड कर लिया था तो आपको मजिस्ट्रेट को डिस्पैच करने में 2 दिन का वक्त कैसे लग गया? दूसरा, अगर आपको डिले लगा, आपने डिले किया उसको डिस्पैच करने में, मगर आप उसका एक प्रॉपर रीजन भी सफाइस नहीं कर पा रहे हो, आपने कोर्ट में कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिया कि व्हाई देयर वाज अ डिले। वहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि प्रोसिक्यूशन कहता है कि बिहार के स्टेट में एक तरीके की प्रैक्टिस है कि एफआईआर ना कभी भी रेसिडेंस ऑफ मजिस्ट्रेट पे मतलब संडेज को या हॉलीडेज को मजिस्ट्रेट के घर पे एफआईआर की कॉपी नहीं भेजते हम, ऑक्यूरेंस रिपोर्ट जो होती है ना वो हम नहीं भेजते। बिहार में प्रैक्टिस है, भले ही मौत की मतलब भले ही मर्डर केसेस भी हो जाए मगर हम इस तरीके का काम नहीं करते हैं। प्रोसिक्यूशन ने ये बात बोली, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही हैवी क्रिटिसिज्म किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इस तरीके की प्रैक्टिस अगर है तो ये किसी भी प्रकार की एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। इसकी वजह से इस प्रैक्टिस, अगर जो बिहार में अगर ये प्रैक्टिस फॉलो होती है कि मजिस्ट्रेट को संडेज को और हॉलीडेज को एफआईआर की कॉपी मतलब ऑक्यूरेंस रिपोर्ट नहीं भेजी जाती, तो वहां पे इस प्रैक्टिस से सेक्शन 157 का जो मेन कोर है, सेक्शन 157 का जो नीड है, जो कहता है कि प्रॉम्प्ट आपको मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को भेजना चाहिए, वो तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रैक्टिस को खत्म करना चाहिए। तो इस तरीके का जो लैप्सेस प्रोसिक्यूशन के द्वारा दिए हुए एविडेंसेस में पाया गया, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे यहाँ पे एपेलेंट्स थे उनको एक्विट कर दिया मर्डर के चार्जेस में, जबकि इनको मौत की सजा कंफर्म कर दी थी हाई कोर्ट ने, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्विट कर दिया। अब दूसरी बात, अब एविडेंस के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं। ये तो हुई सीआरपीसी की, क्योंकि मैं सीआरपीसी पे भी आपका कंटेंट बता रहा हूँ तो मैंने सीआरपीसी के कॉन्टेक्स्ट में बात बताई है। अब एविडेंस के रिगार्डिंग भी थोड़ा ऐड कर देता हूँ। हुआ कुछ यूं कि वो जहां पे जो प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस था ना उसके आसपास में मंदिर था। कहानी कुछ यूं थी कि रात में ये जो अपेलेंट्स थे ये इसके घर पे रुके थे, मनी लेंडर के घर पे जिसकी मौत हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका सीताराम था इसके घर पे रात में रुके थे, इसकी छत पे फर्स्ट फ्लोर पे, और सुबह को इन सबका मर्डर पाया गया। मतलब ये लोग सुबह 5:30 5:30 बजे के आसपास जब खबर करी इनके रिश्तेदारों ने, तो इनका खून हो रखा था और कुछ सामान भी गायब था, कैश भी गायब था, कुछ 14,000 रुपए के आसपास के वैल्यूएबल्स गायब थे वहां पे, कैश गायब था वहां पे। तो अब सवाल आता है कि इनके घर के आसपास एक मंदिर है और उस मंदिर पे लाखों लोग विजिट करते हैं, तो देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि कोई खून करके चला गया होगा और वहां पे कोई सामान लूट के ले गया होगा, रॉबरी करके चला गया होगा। देयर आर प्रोबेबिलिटीज ऑफ दैट ऑल्सो। और यहाँ पे बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन ने अपनी स्टोरी प्रूव नहीं करी। प्रोसिक्यूशन ने बस इस बेसिस पे अपनी स्टोरी प्रूव करी कि वो कुछ सामान उनके घर से पाया गया था, ये जो एक्यूज थे इनके घर से पाया गया था, जिसको बाद में आइडेंटिफाई भी किया गया। तो ठीक है जी, इस बेसिस पे उनको मौत की सजा दे दी गई और रॉबरी के अंदर भी उनको 10 साल की सजा मिल गई। मगर जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में लैप्सेस थी, जो मैंने आपको अभी बताया, ये जो 157 के अंदर जो ऑक्यूरेंस रिपोर्ट भेजने वाली लैप्सेस थी, इस लैप्स को देख के ये लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई इशू है जिसकी वजह से एक्विट कर दिया गया अपेलेंट्स को। ये तो था आपका अर्जुन मारिक की जजमेंट। अब चलते हैं महराज सिंह की जजमेंट पे। देखिए, महराज सिंह की जजमेंट में हुआ कुछ यूं कि वही एक मर्डर का केस है जिसमें ट्रायल कोर्ट ने तो हालांकि एक्विट कर दिया था, मगर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर दिया था। अब यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं आपको आई विटनेस का। यहां पे जिस व्यक्ति की मौत हुई तो उसकी वाइफ थी। उसकी वाइफ ने बोला कि जब महराज सिंह वगैरह जब मारने के लिए आए मेरे हस्बैंड को, जब इन्होंने मारा तो मैं वहीं थी, और उसने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये भी एडमिट कर लिया, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कि मैंने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लगाया। उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में, मतलब जो डिसीज्ड की वाइफ है, उसने ये भी एडमिट कर लिया कि मेरे हस्बैंड को मारा जा रहा था, मैं जब आई विटनेस थी वहां पे, तो वहां पे मेरे कपड़ों पे एक भी ब्लड स्टेन नहीं है, मेरे कपड़े कहीं से फटे नहीं हुए। अब एक कॉमन सेंस और लॉजिक की बात है कि अगर किसी के हस्बैंड के सामने डेथ हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, तो एटलीस्ट वाइफ एक एफर्ट तो करेगी। अगर मान लो मार के जो एक्यूज है वो भाग गया, तो वाइफ अपने हस्बैंड के पास जाके उसे अपने गोद में रखेगी या फिर कंफर्ट करेगी या फिर हेल्प के लिए चिल्लाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे वाइफ ने बोला,
वाइफ ने एडमिट किया कि मेरे हस्बैंड को मेरे सामने मारा, आई विटनेस के तौर पे गवाही तो दे दी, मगर लूप होल क्या रह गया कि वाइफ ने ये भी एडमिट कर लिया कि मैंने कोई एफर्ट नहीं दिखाया अपने हस्बैंड को बचाने का, विच वॉज क्वाइट इम्प्रोबेबल। वो सोच के बहुत इम्प्रोबेबल लगता है। दूसरी चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली महराज सिंह के जजमेंट में, और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि महराज सिंह में भी जो एक्यूज है उनको एक्विट कर दिया गया था। पहली बात तो ये आई विटनेस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा। दूसरा सवाल यहाँ पे क्या उठा कि ये जो एफआईआर है इसको एंटे टाइम करा गया। एंटे टाइम एफआईआर का मतलब होता है कि स्टोरी जब प्रोसिक्यूशन अपनी स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करता है, मतलब एफआईआर को अपने हिसाब से जब पुलिस एडजस्ट करती है कि जहां पे क्राइम नहीं भी हो, जिस टाइम पे क्राइम नहीं भी हो उससे पहले ही उसकी एफआईआर दर्ज करा दी, या फिर जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है उसको एडजस्ट करने के लिए, विटनेसेस को एडजस्ट करने के लिए पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो दैट इज कॉल्ड योर एंटे टाइम एफआईआर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक एंटे टाइम एफआईआर का केस है जहां पे 11:30 बजे का इंसिडेंट शो किया गया है, सुबह 11:30 बजे की जो आई विटनेस थी, जो वाइफ थी डिसीज की, सुबह 11:30 बजे उसने अपने आंखों के सामने अपने हस्बैंड को मरते हुए देखा और 12:45 बजे 12:45 पे एफआईआर दर्ज हो गई। तो उसके हिसाब से स्टोरी को सेट किया गया ये शो करने के लिए कि हाँ यहाँ पे एफआईआर टाइम पे लॉन्च हो गई थी। तो उस एफआईआर की क्रेडिबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए एफआईआर एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होता है। कभी भी जब कोई क्राइम कमिट होता है तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एफआईआर किस टाइम पे हुई है, क्योंकि अगर एफआईआर में किसी प्रकार का डिले होता है तो देर आर हाई चांसेस, देर आर हाई प्रोबेबिलिटीज कि वहां पे किसी प्रकार का इम्बेलिशमेंट या फिर कॉन्कॉक्शन और फैब्रिकेशन इन द स्टोरी हो सकती है, और प्रोसिक्यूशन मतलब जो पुलिस है वो अपने हिसाब से स्टोरी को फ्रेम कर सकती है। तो जब भी एफआईआर कभी भी दर्ज किया जाता है तो इसके लिए 2 चेक्स हमेशा मेंटेन किए जाते हैं कि जब कभी भी एफआईआर को लॉन्च किया जाता है, सबसे पहला चेक तो ये है कि एक कॉपी एफआईआर की, जिसको हम स्पेशल रिपोर्ट भी कहते हैं मर्डर केस में, वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। पॉइंट नंबर 1, अगर मजिस्ट्रेट को लेट कॉपी रिसीव होती है एफआईआर की, जो मैंने आपको बताया था कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो एक कॉपी विद द एंडोर्समेंट ऑफ द पुलिस, जो ऑक्यूरेंस रिपोर्ट होती है उसका मतलब होता है कि एफआईआर की कॉपी विद द एंडोर्समेंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्यूरेंस रिपोर्ट। तो जब वो मजिस्ट्रेट को वो कॉपी भेजी जाती है तो उसका पर्पस ही यही है कि मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया गया अगर उस कॉपी को भेजने में किसी भी प्रकार का डिले हो रहा है तो इसका मतलब प्रोसिक्यूशन बाद में उस स्टोरी को अपने हिसाब से फ्रेम कर सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लीजिए डिले हुआ भी है और अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया तब तो ठीक है, मगर अगर प्रोसिक्यूशन कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड कर पाया, किस चीज का सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, कि हमने एफआईआर की वो जो स्पेशल रिपोर्ट है, जो ऑक्यूरेंस रिपोर्ट है, जो हमने मजिस्ट्रेट को भेजना था, पुलिस ऑफिसर ने मजिस्ट्रेट को भेजना था, उसमें क्यों डिले हुआ, इस चीज का एक्सप्लेनेशन अगर नहीं प्रोवाइड कर पाया प्रोसिक्यूशन, तो उस केस में वो चीज एक्यूज्ड के फेवर में टिल्ट हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला जो एक्सटर्नल चेक है कि जब एफआईआर की कॉपी तो भेजी ही जाती है, मगर जब कभी भी कोई मर्डर होता है तो वहां पे इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अंदर भी जो एफआईआर के रिगार्डिंग अगर कोई डिटेल है उस रिपोर्ट के साथ, और अगर वहां पे कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी गई है तो उसको भी वहां पे रिकॉर्ड करके रिपोर्ट में दिखाया जाता है। मगर यहाँ पे जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट सेक्शन 174, मैं आपको बता दूं सेक्शन 174 सीआरपीसी के अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जब कभी भी किसी की मौत होती है, तो वहां पे इस प्रकार का जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट था वहां पे ऐसी कोई डिटेल नहीं थी, कोई डिटेल ऑफ एफआईआर नहीं थी, वहां पे कोई जिस्ट ऑफ स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जो इंक्वेस्ट की रिपोर्ट गई थी मजिस्ट्रेट को, वहां पे कोई जिस्ट ऑफ स्टेटमेंट नहीं था, वहां पे कोई आपके एफआईआर की डिटेल मेंशन नहीं थी। तो ये क्लियरली एक चीज शो करता है कि प्रोसिक्यूशन बाद में आफ्टर द डेलिब्रेशन, आफ्टर द कंसल्टेशन एफआईआर को एंटे टाइम कर सकता था और उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एफआईआर को लॉन्च कर सकता है, ताकि उसकी जो स्टोरी है, ताकि उसका जो ग्राउंड है प्रोसिक्यूशन का वो स्ट्रांग हो जाए। तो इसी वजह से यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मिटीज पाई गई, जो जो लैप्सेस पाए गए प्रोसिक्यूशन के साइड में, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू एंड ऑथेंटिसिटी इन दिस पर्टिकुलर केस। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो आई विटनेस की मैंने आपको बात करी, जो डिसीज्ड की वाइफ थी,
वहां पे वो आई विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसने कहा उसकी जो स्टोरी थी बहुत ही इम्प्रोबेबल लग रही थी। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इट वाज अ ब्लाइंड मर्डर, और एक्चुअली में जब वो मर्डर कमिट हुआ तब वहां पे कोई भी आई विटनेस मौजूद था ही नहीं, और पुलिस ने जानबूझ के आई विटनेस को प्लांट किया है वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए आई विटनेस को प्लांट किया गया और एफआईआर को एंटे टाइम किया गया, ताकि प्रोसिक्यूशन का जो स्टोरी है वो स्ट्रांग बन पाए। तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट देके एक्यूज को, या फिर जो प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाया अपने केस में, इस वजह से अपेलेंट को छोड़ दिया गया और एक्यूज को एक्विट कर दिया गया इन सारे चार्जेस में, मर्डर के चार्जेस में। अब अगली जजमेंट चलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, हुआ कुछ यूं कि सकीरी वासु का जो बेटा था वो ही वाज अ मेजर इन द इंडियन आर्मी, और उनकी डेड बॉडी 2003 में मथुरा के रेलवे स्टेशन पे पाई गई। तो जो रेलवे पुलिस होती है ना वहां की, तो उसने इन्वेस्टिगेशन करा मैटर का और देखा कि मैटर में क्या हुआ है, सुसाइड है, मर्डर है, तो अपनी डिटेल रिपोर्ट दी, और वहां पे जो भी आई विटनेस था, आई विटनेस के रिपोर्ट के, आई विटनेस ने जो भी गवाही दी उसके बेसिस पे ये डिसाइड हुआ कि नहीं, ये सुसाइड था, कोई मर्डर का केस नहीं है। और इवन की आर्मी अथॉरिटीज ने भी इंक्वायरी जो कंडक्ट करी थी, वहां पे भी ये डिसाइड हुआ कि ये सुसाइड का ही केस है, मर्डर यहाँ पे नहीं हुआ है। मगर जो सकीरी वासु, जो मेजर रविशंकर के फादर हैं, जिनकी डेथ हुई थी, जो जिन्होंने सुसाइड किया, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली में ये मर्डर का केस है, सुसाइड का केस नहीं है। और क्यों मर्डर का केस है उसका रीजन दिया। उन्होंने कहा कि मथुरा यूनिट, जो आर्मी की मथुरा यूनिट है, वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा था, जिसके बारे में उनका सन मेजर रविशंकर जानता था, और उसने काफी बार ओरल कंप्लेंट्स भी करी। ऑन रिकॉर्ड को कंप्लेंट नहीं थी, मगर अपने सुपीरियर्स को ओरल कंप्लेंट्स करी, जिसके बाद अपीलेंट का खून हो गया। तो ये एक मर्डर का केस है, एक सुसाइड का केस नहीं है। तो यहाँ पे बकायदा इन्वेस्टिगेशन कराई जाए सीबीआई से। तो यहां पे सकीरी वासु ने डिमांड करी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, पहली बात। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कशन करी। सबसे पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने 156(3) सीआरपीसी की जो मजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेटिंग पावर है उसके ऊपर बात करी। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि मजिस्ट्रेट सीबीआई को ऑर्डर नहीं दे सकता इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी केस में सीबीआई को इन्वॉल्व कर सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मगर सुप्रीम कोर्ट जनरली सीबीआई को एक्सेप्शनल केसेस में ही बुलाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अदरवाइज पता क्या होगा, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हर छोटे केस में सीबीआई इन्वॉल्व हो जाएगी, और सीबीआई का जो ओवरलोड ऑफ केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी कहा। तो दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कही कि हाई कोर्ट ने जब सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराने वाली बात को क्वैश कर दिया था, नहीं माना था यहाँ पे सकीरी वासु की, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट वाज जस्टिफाइड वाज रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी। क्यों जस्टिफाइड थी, अब रीजन भी समझ लीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो इन्वेस्टिगेशन रेलवे पुलिस मथुरा ने करी है और जो 2 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आर्मी अथॉरिटीज ने कंडक्ट करी है, उन सारे केसेस में यही पता लगा है कि यहाँ पे सुसाइड है, मर्डर का केस नहीं है। तो यहाँ पे इस मैटर में हमारे पास कोई भी प्राइमा फेसाई एविडेंस ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई भी प्राइमा फेसाई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो ये चीज कहे कि नहीं, ये मैटर को सीबीआई से इन्वेस्टिगेट कराया जाए। द मेयर एलिगेशन कि हाँ उनके सन का मर्डर हुआ है, करप्शन रैम्पेंट है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू जस्टिफाई अ सीबीआई इंक्वायरी। और स्पेसिफिकली उन केसेस में जहां पे इंक्वायरी आर्मी अथॉरिटीज ने करी है, जहां पे जीआरपी ने भी, रेलवे पुलिस ने भी इंक्वायरी करी है और उन्होंने सुसाइड केस कहा है, तो वहां पे सीबीआई इंक्वायरी का कोई केस बनता ही नहीं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया और बोला कि नहीं, यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी की कोई डिमांड नहीं है। मगर यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि 156(3) के अंदर जो पावर होती है, जिसके ऊपर मैं डिटेल में आपको पार्ट 29 ऑफ सीआरपीसी में बता चुका हूँ, लिंक प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है मैंने पूरे प्लेलिस्ट का, सीआरपीसी का चेक जरूर करना। मैंने 156(3) जब पढ़ाया था तो मैंने आपको डिटेल में ये चीज बताई थी कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर होती है, और 156(3) जो है ना, वो एक तरीके का प्री एम्प्ट्री रिमाइंडर है, एक प्री एम्प्ट्री वार्निंग है पुलिस ऑफिसर को कि अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड नहीं करना चाहता, तो मजिस्ट्रेट इस पावर का यूज करके पुलिस ऑफिसर को, जिसके पास 156(1) में पावर होती है इन्वेस्टिगेशन करने की, उसको कह सकता है कि आप एफआईआर दर्ज करो और इन्वेस्टिगेशन कराओ। मगर 156(3) का यूज करके मजिस्ट्रेट सीबीआई इंक्वायरी के लिए नहीं जा सकता। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी का एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो वहां पे हाई कोर्ट में भी जाके, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो वहां पे हाई कोर्ट जाके भी आप डायरेक्ट
इन्वेस्टिगेशन को क्वैश करा सकते हैं 482 यूज करके। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती है तो 482 जो इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट है उसका इस्तेमाल एक्सेप्शनल केसेस में ही करना चाहिए और हाई कोर्ट को ऐसे पिटीशंस को, ऐसे एप्लीकेशंस को एंटरटेन कम करना चाहिए अदर देन इन द एक्सेप्शनल केसेस। तो दीज वर द 3 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो इस वाले टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट समझिए और पेपर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।